वेस्ट बंगाल में देखा है किस ढंग से बांग्लादेश से वहाँ पर माइग्रेशन होता है। जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वहाँ से कैसे आते हैं और कैसे उनको आते ही वहाँ पर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। सीएए भी लागू हो गया तो आप जानते हो बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं, पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। यही स्थिति, यही मॉडल अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटली वामपंथी है। इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनके मंत्रियों की पे कभी एक दिन के लिए रुकी। फिर एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी पे 6-6 महीने तक नहीं मिल रही। हाई कोर्ट आदेश देता है आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को, केजरीवाल जी को, उसके बावजूद वो जो है पैसा नहीं रिलीज करते। हो ये रहा है कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो किस समस्या से ऑफिस में जाते हैं वो सुनते नहीं अधिकारी, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब कूड़े का पहाड़ की बात कर रहे हैं जी आम आदमी पार्टी। क्यों जी, ये कूड़े का पहाड़ आपको अब समझ में आया? आज तक आपको वहां तक पहुंचने में, जो दिल्ली में पहाड़ बना हुआ है वहां पहुंचने में इतने साल लग गए। बच्चों को समझा रहे थे, उनके सामने बच्चे बैठे हुए थे कि देखो बेटा, अब आप जो है जब एग्जाम होते हैं उसमें लिखो कुछ जरूर, खाली कॉपी छोड़ करके मत आना। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो केवल जो प्रश्न पत्र है उसी को लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हॉकफीड न्यूज में स्वागत है। हर भारतीय चाहता है कि एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा पुलिस वाला, एक आईपीएस ऑफिसर जिसका रसूख, जिसकी पहुंच, जिसकी सच्चाई बोलती है, कि ऐसे लोगों को, ऐसे आईपीएस ऑफिसर को राजनीति में होना चाहिए तो ही भारत का कुछ होगा। और इसी बीच एक ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर अब भारत की राजनीति में आ चुके हैं, या कहें तो पूरी तरीके से उतर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आनंद जी की। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। धन्यवाद। सीधा मुद्दे पर आता हूं। राष्ट्र निर्माण पार्टी, इस पार्टी को कितना समय हुआ है बने हुए, और सोच और विचारधारा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे राष्ट्र निर्माण पार्टी का, क्योंकि देखिए राष्ट्र का निर्माण हर भारतीय चाहता है, हर आम आदमी चाहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरह नहीं चाहता जो मुफ्त की रेवड़ियां खाए या टॉफी चूसे। क्या राष्ट्र निर्माण पार्टी राष्ट्र का निर्माण कर पाएगी? देखिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक अलग उद्देश्य को लेकर के बनी है। वैसे देश में बहुत सी पार्टियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के काम कर रही हैं। पर हमारी पार्टी एक, जैसा कि हमारा नारा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि, अर्थात राष्ट्र के हितों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। कई बार हमने देखा है बहुत सी पार्टियां केवल अपने वोटों के चक्कर में, या केवल उनको थोड़ा सा किसी समुदाय विशेष का या कम्युनिटी विशेष का उनको वोट मिल जाए, इसलिए वो राष्ट्र के हितों के साथ, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता कर लेते हैं। मैंने अपनी तैनाती के दौरान वेस्ट बंगाल में देखा है किस ढंग से बांग्लादेश से वहाँ पर माइग्रेशन होता है। जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वहाँ से कैसे आते हैं और कैसे उनको आते ही वहाँ पर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं और वो सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में या राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में। तो ये तरीका वहां पर चल रहा है। और आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। और अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जो स्थिति हुई कि चुनाव के बाद हिंदुओं के साथ जो भी घटनाएं हुई,
तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर उसका परिणाम क्या हो रहा है। और वो बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसा नहीं कि वहीं रुके हुए हैं, उसके बाद दिल्ली में भी आए हैं, दूसरे प्रांतों में भी गए हैं, जम्मू तक पहुंच चुके हैं, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अधिकांश पार्टियां इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, या उसको वोट बैंक बना करके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके उन्हें जो है अपने यहां पालना चाहती हैं, परंतु उन्हें राष्ट्र के हित का ध्यान नहीं है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों आप देखो, दिल्ली में देखिए दंगे हुए सीएए को लेकर के, शाहीन बाग हुआ, ठीक है, शाहीन, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर जिस तरीके से शाहीन बाग किया गया, और कोई सरकार, कोई सिस्टम, न सुप्रीम कोर्ट, न सरकार, न केंद्र, न पुलिस, कोई भी उसे हटाने में सक्षम नहीं था। यदि दूसरे ने किसी ने किया होता तो तुरंत लाठी मार करके उनको हटा दिया जाता, परंतु वो नहीं कर पाए, और उसकी परिणति दंगों में हुई। आप जानते हैं इन दंगों के पीछे, इन शाहीन बाग के पीछे कौन था? आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। और उस दंगे में भी वही लोग थे जो कि जिन्होंने की ये पूरी रचना रची, उसमें भी आम आदमी पार्टी के नेता थे। दूसरा दंगा होता है जहांगीरपुर में, उसमें भी वही बांग्लादेशी और वो लोग होते हैं, और उसकी भी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के साथ जाकर के मिलती है। तो ये जो तरीका चल रहा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी ने पूछा था जी सीए जो है इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? बोले सीए भी लागू हो गया तो आप जानते हो बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं, पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे, और यहां आने के बाद यहां के नौजवानों की नौकरियां छिन जाएंगी। साथ ही उनमें से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो गुप्तचर के रूप में आएंगे यहां पर, और हमारे सीक्रेट जो है शत्रु देशों को दे देंगे। उस व्यक्ति के मुंह से एक बार ये कभी नहीं निकला कि ये जो बांग्लादेशी आए हैं करोड़ों की संख्या में, ये रोहिंग्या जो इतने आए हुए हैं, आखिर इनके कारण से ये जो बोझ बन रहे हैं, और इनके कारण से हमारे लोगों का जो रोजगार है, नौजवानों को जो रोजगार मिलना चाहिए, वो छिन रहा है। उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं की, और उन्होंने फ्री की राजनीति की हुई है, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, और भी चीजें मुफ्त। और वो किसके लिए किया गया है जी? वो हमारे लिए किया गया है? नहीं जी, उसका असली उद्देश्य जो है वही बांग्लादेशी, यदि अकेले बांग्लादेशी रोहिंग्या को करते तो उसमें समस्या होती, लोग प्रश्न उठाते। अब उन्होंने एक बहाना बना लिया कि हमने सबको जो है, उसके बहाने से उन लोगों को संरक्षण देना, उन लोगों को फ्री में सब कुछ उपलब्ध कराना, और किसी ढंग की उनको परेशानी न हो, ये खेल उनके द्वारा खेला जा रहा है। तो इस रूप में हमारी पार्टी राष्ट्रहित सर्वोपरि के सबसे ऊपर हमारे लिए राष्ट्रहित है, उसके साथ हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथ ही चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार की बात की थी, फिर पता नहीं वो कहां भूल गए। अपराध विहीन राजनीति या अपराधियों से रहित राजनीति, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो पता नहीं कहां भूल गए। आप देखेंगे आज की राजनीति में भुजबल, धन बल, ये सब कुछ जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी पार्टी इस रूप में सामने आई है, और हम इस रूप में ही काम करना चाहते हैं। आनंद जी, बहुत आपने जैसे 2-3 मुद्दे जो कि वाकई में कहीं ना कहीं ये देश भुगत रहा है, जैसे कि आपने सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात की। आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आपने देश को बहुत करीब से, बहुत अच्छे से जाना है जी। और मैं तो ये कहूंगा कि जितना एक आईपीएस ऑफिसर करीब से देश की हर समस्या को जानता है, शायद एक राजनेता नहीं जानता। जी।
पढ़कर लिखकर कड़ी मेहनत कर कर आईपीएस ऑफिसर बनना। नेता लोग अनपढ़ होते हैं, कई नेता लोग, जैसे कि मैं देखिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन लालू प्रसाद यादव हुए, और अगर आप गंदी राजनीति की बात करते हैं, आपने पोल खोली अरविंद केजरीवाल की। अगर बात शुरू हुई पश्चिम बंगाल से, आपने बहुत सही बात बोली कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं का कहीं ना कहीं आवागमन होता है, वो आते हैं और कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहा है। क्या इसके पीछे, बात पश्चिम बंगाल की होती है तो ममता बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इसमें कोई बात है? क्या वो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का साथ दे रही हैं? निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से। दुर्भाग्य वेस्ट बंगाल का ये रहा है कि पहले कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद कम्युनिस्टों की सरकार आ गई। कम्युनिस्टों में ज्योति बाबू जो है वो बहुत दिनों तक जो है, और वो ओरिजिनली जो बांग्लादेश है, ढाका, वहाँ के रहने वाले थे। उनका सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ के लोगों के लिए पहले से था, और इस कारण से उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि कितने लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। और कम्युनिस्टों ने जितने लोग आते थे उनके तुरंत जो है राशन कार्ड बन जाते थे, उनके आइडेंटिटी कार्ड बन जाते थे, जो भी उनको चाहिए वोटर लिस्ट में उनके नाम आ जाते थे। ये काम पहले बहुत तेजी के साथ कम्युनिस्टों ने चालू किया, कांग्रेस ने ओवरलुक किया। कम्युनिस्टों ने जो है इसको बिल्कुल पूरा, और पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो कम्युनिस्टों के हाथ में था, मुसलमानों का। इसके बाद जब ममता बनर्जी आती हैं कांग्रेस को छोड़ करके और कम्युनिस्टों के साथ संघर्ष करती हैं, हालांकि पार्लियामेंट में उन्होंने एक बार बोला था कि देखो ये बांग्लादेशी यहां पर आ चुके हैं, ये और इस ढंग से षड्यंत्र पूर्वक और सुनियोजित ढंग से यहां पर आ रहे हैं, और इस कारण से जो है वहां की ये स्थिति बनी हुई है। परंतु सत्ता में आने के बाद वही मुस्लिम ग्रुप जो कम्युनिस्टों के साथ थे वो उनके साथ खड़े हो गए और वो उनकी रहनुमा बन गई, और वही काम उनके द्वारा चालू कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने नेता केवल स्वार्थ के चक्कर में या अपनी कुर्सी के चक्कर में कि केवल वो मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर देश का कुछ भी हो, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी उनको चिंता नहीं है, और देश के हितों के खिलाफ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जो है वो भी यही कर रही हैं। आपने ममता बनर्जी की पोल खोल दी, लेकिन अभी हम दिल्ली में हैं। दिल वालों की दिल्ली कही जाती है। दिल्ली का क्या आलम है, क्या हाल है? अब फिर से गैस चैम्बर बन चुकी है। पहले जब सत्ता में नहीं थी आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो पंजाब पे दोष मढ़ते थे। अब दिल्ली गैस चैम्बर बन रही है, अब दोष किस पे मढ़ा जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल, उनकी समस्या यह है वो कभी काम नहीं करते, कोई बातें करते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं और अपना विज्ञापन बहुत करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। आप देखें कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से जो जो उन्होंने वायदे किए थे उनको देख लें आप, कोई भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है, ना उसके लिए एफर्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे, कहा था कि हम इनको रेगुलराइज कर देंगे, उनको परमानेंट कर देंगे। किसको किया जी? नौकरियों की बात की थी कि 8 लाख नौकरियां देंगे, किसको नौकरियां देंगी? हाँ, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं कुछ एंगेज करने का तरीका उन्होंने ढूंढ रखा है कि कुछ उनको सहायता मिलती रहे। अभी पता लगा था लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है वो जो अपने निर्माण कार्य में लगे हुए जो उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन होता है और उसके माध्यम से कुछ सहायता राशि मिलती रहती है। अपने कार्यकर्ताओं को उसमें रजिस्टर्ड कराया गया। 2 साल में 9 लाख लोगों को रजिस्टर्ड कराया गया पिछले 2 साल में। और अभी उन्होंने घोषणा की थी कि क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, हर व्यक्ति को 5-5 हजार रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। वो किसको जा रहा है? वो उनके कार्यकर्ताओं को जा रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।
इसी ढंग से आपने देखा होगा वो रेड लाइट ऑफ रेड लाइट ऑन, क्या है ये भी भ्रष्टाचार का तरीका है। अरे जी रेड लाइट लगी हुई है, सबको पता है कि रेड लाइट है, वहां यदि कुछ लिखना भी तो वहां लिख दीजिए ना, किसी को खड़ा करने की क्या जरूरत है, आप लिख दीजिए, जिनको करना होगा कर लेंगे। नहीं पर मेरा जी 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 पर इस तरीके से वो जो है काम नहीं करते। और ये जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है, जहां सांस लेना भी भारी हो चुका है, जब स्वयं थे तब आरोप लगाते थे कि देखिए जी पराली को केवल, सारा सिस्टम बना हुआ है, हम जानते हैं फैक्ट्रियां हैं, पराली को केवल वहां तक पहुंचाना है, इससे हम ये बना देंगे, उससे वो बना देंगे, उससे सोना बना देंगे, ये उन्होंने कहा था। ये तो हम सत्ता में आते ही बिल्कुल एकदम से इसको सॉल्व कर देंगे। और आज स्थिति ये है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और न कुछ कर सकते हैं। उन्होंने केवल एक पॉलिसी लागू की है, एक पॉलिसी। उन्होंने वायदे बहुत किए, पर उन वायदों में जितने वायदे किए उसमें से उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, एक वायदा जो उन्होंने नहीं किया था, वो वायदा न होते हुए भी एक पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लागू की थी, वो थी शराब की पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने बच्चों की उम्र कम कर दी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा दारू पी सके हमारे नौजवान। उनके लिए अलग से वो पब्स बना दिए, 3 बजे तक खोलने का उनको कर दिया, जिससे नौजवान जो हैं दारू पीते रहे और बच्चे हमारी दारू पीते रहे। घर में लाने की व्यवस्था कर दी, जिससे जो बच्चे खुचे हों घर में दारू पी लें, एक के साथ 2 फ्री कर दिए। और उसके पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कहानी सभी जानते हैं, किस ढंग से पैसे का लेन देन हुआ, ये हुआ। तो उनके द्वारा काम नहीं किया जाता। दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है तो वो कहते हैं अरे साहब देखिए तो बहुत झूठा है और हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, हमें इसलिए फंसाया जा रहा है, हमें इसलिए फंसाया जा रहा है। वो जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी प्रश्न उनसे पूछो उसका जवाब सही नहीं देते, सीधा जवाब नहीं देते, डाइवर्ट करते रहते हैं। उस कला में बहुत माहिर हैं, काम करते नहीं हैं, परंतु काम का शोर बहुत मचाते हैं। जितना पैसा आता है उसका अधिकतम एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगता है उनका। तो ये उनका गवर्नेंस का तरीका है। तो उन्होंने जो भी वायदे किए, जो भी कुछ कहा, उन्हें स्वयं याद नहीं। एक इंटरव्यू देख रहा था तो किसी ने पूछा जी आपने ये कहा था कि हम इतने यहाँ पर जो सीसीटीवी लगाएंगे। बोले मैंने तो कहा ही नहीं, कब कहा था? उन्होंने दिखाया, ये कहा है, कोई जवाब नहीं था। और भी ऐसी चीजें थी, आपने ये कहा था कि हम ये करें, बोले मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो ये उनकी आदत है, वो कह करके भूलने का बहाना करते हैं और अपने आप को ईमानदार दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु मुझे लोगों को भी लगने लगा है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वही है। तो राष्ट्र निर्माण पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, झूठे हैं। लेकिन अगर मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी से एक सवाल ये पूछूं कि जैसे खुद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि स्कूलों की हालत बदल गई, स्कूल मॉडिफाइड हो गए, मॉडर्न हो गए, सरकारी स्कूल, उस पर क्या कहेगी राष्ट्र निर्माण पार्टी? देखिए, स्कूलों को जाकर के मैंने अपनी आंखों से देखा है। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़े से किए हैं, पर वही बात है कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक का शोर मचाया जाता है, मोहल्ला क्लिनिक में जो है गाय भैंसें जो हैं घूमती रहती हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक होंगे जो कहीं काम कर रहे होंगे, परंतु वो मूत्रालय ज़्यादा हो गए हैं, यूरिनल ज़्यादा हो गए हैं, उनके आसपास जो गंदगी जो दिखाई देती है, और फुटपाथ को कवर करके वहाँ जो फुटपाथ का जो रास्ता था उसको रोक करके आपने खड़े कर दिए। परंतु इसी ढंग से स्कूलों का भी हाल है। मैं एक जो एजुकेशन विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनका बयान देख रहा था, वायरल हुआ था, उसका किसी ने खंडन नहीं किया। बाद में वो बच्चों को समझा रहे थे, उनके सामने बच्चे बैठे हुए थे कि देखो बेटा, अब आप जो है जब एग्जाम होते हैं
उसमें लिखो कुछ जरूर, खाली कॉपी छोड़ करके मत आना। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो केवल जो प्रश्न पत्र है उसी को लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, परंतु खाली छोड़ करके मत आना। जहां का डायरेक्टर एजुकेशन बच्चों को यह शिक्षा दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि ढंग की शिक्षा दी जा रही है। एक बात और बताता हूं कि देखो, आपने देखा होगा केरला के कुछ का जो रिजल्ट रहता है वो बहुत हाई रहता है। जी बिल्कुल। ठीक है, जानबूझ करके वो रिजल्ट जो है हाई बनाया जाता है। ये कम्युनिस्टों का एक, वामपंथियों का एक तरीका है कि वो फिर जो है आगे आगे बढ़े, जहां के उनको एडमिशन मिलने हैं वो आसानी से मिले। इस बार वो जो सबका जो एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, और टेस्ट के बाद जब बच्चों का एडमिशन हुआ तो इस बार केरला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने बोर्ड के नाम पर जो है यहां आकर के और सब जगह सीटों पर कब्जा कर लेते थे। यही स्थिति, यही मॉडल अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटली वामपंथी है। ठीक है, उनका जो भी चिंतन है, जिस ढंग का भी वो कुछ दिखाएं, जैसे भी वो अपने आप को कहीं इस्लाम के साथ खड़ा करें, कहीं हिंदुओं के साथ खड़ा करें, परंतु वस्तुतः वो वामपंथी अपने चिंतन के आधार पर। जैसा केरला में हो रहा था वैसा ही यहां पर भी इन्होंने करने की कोशिश की है, अच्छे मार्क्स दे करके, अच्छा बढ़ा करके। और जैसा एजुकेशन डायरेक्टर जब कह रहा है बच्चों से कि आपको नंबर मिल जाएंगे, केवल आप कॉपी खाली मत छोड़ना, लिख देना, बेशक चाहे वहां पर क्वेश्चन पेपर ही उतार देना यदि आपको कुछ नहीं आता है। तो इससे स्पष्ट है कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी कैसी है और या क्या उन्होंने उसमें परिवर्तन लाया है। वास्तविकता ये है, उनके पास समय नहीं है, वो कोई काम नहीं देखते, वो हमेशा, उनका दिल्ली में मन लगता भी नहीं है। वो हमेशा पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे पर नहीं बन पाए, अभी भी थोड़े परेशान हैं कि कोई दूसरा बन गया, अब कैसे जो है कोई दूसरे व्यक्ति को साथ में रखा गया है कि जब मौका मिले तो कैसे उसको वहां पर रखा जाए। तो ये जो तौर तरीके चल रहे हैं उनको जनता जान चुकी है, उनकी हकीकत को समझ चुकी है। थोड़े दिन जो है झूठ बोल करके आप राजनीति कर सकते हो, परंतु ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इस रूप में मैं समझता हूं कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में जो बताया है वो भी केवल बातों बातों में ही है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, शो के लिए है। वास्तविकता में उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये आपने एक ऐसी बात, राष्ट्र निर्माण पार्टी ने केजरीवाल की पोल खोली है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, खुद आप सुन रहे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो खुद बता रहे हैं कि केजरीवाल किस तरीके से, केजरीवाल के शिक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, किस तरीके से घोटाले कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि बस आप कॉपी भर दीजिए। ये आपने एक बहुत बड़ी राष्ट्र निर्माण पार्टी ने ये पोल खोली है जो कि जनता के सामने आ गई है। लेकिन अब बात अगर एमसीडी चुनाव की करें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी है, अरविंद केजरीवाल भी जोर शोर से लग रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कम दिख रहे हैं और गुजरात में ज्यादा दिख रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण पार्टी अब जब सत्ता में उतरी है, राजनीति में उतरी है, तो जो केजरीवाल के झूठ हैं उनका तो आप पोल खुलासा कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से अगर सत्ता में आते हैं या एमसीडी चुनाव में आते हैं तो आप क्या करेंगे जनता के लिए, जो जनता त्रस्त है? क्या आप भी अरविंद केजरीवाल वाली राजनीति करेंगे कि नहीं, पंजाब से आ रही है, पंजाब में पराली जल रही है तो दिल्ली गैस चैम्बर बन रही है, आप सत्ता में आ जाते हैं पंजाब में तो आप बोलते हैं नहीं हम देख लेंगे पंजाब को, कोई बात नहीं, 2 साल का समय लगेगा, 1 साल का समय लगेगा। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण पार्टी, जैसे आपने बहुत अच्छी ये पोल खोली उनकी कि शिक्षा नीति पर, अब इस नीति पर आप कैसे करेंगे अगर आप एमसीडी चुनाव में लड़ते हैं और जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात ही, मैंने दिल्ली में घूमा हूं, स्लम एरियाज में घूमा हूं, देखा है मैंने अपनी आंखों से कितनी बुरी हालत है और लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है। एक तो एमसीडी और दिल्ली प्रदेश सरकार दोनों में हमेशा
वो टग ऑफ वार जैसे रस्साकशी होती रही। वो पैसा नहीं देते, यहाँ के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको पे नहीं मिल रही। आप कल्पना करिए, क्या एमसीडी के किसी अधिकारी की पे कभी रुकी? किसी एमएलए को जो पे मिलती है वो कभी रुकी? बीजेपी का या कांग्रेस का जो इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, उनके मंत्रियों की पे कभी एक दिन के लिए रुकी? फिर एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी पे 6 महीने तक नहीं मिल रही। हाई कोर्ट आदेश देता है आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को, केजरीवाल जी को, उसके बावजूद वो जो है पैसा नहीं रिलीज करते। ये क्या तमाशा है? ये क्या गवर्नेंस का तरीका होता है? आप सबसे छोटा तबका और जिसके ऊपर दिल्ली की साफ सफाई निर्भर है, उसकी इस ढंग से बेकदरी। और बीजेपी की सरकार, एमसीडी में इतना करप्शन कि जहां मन में आता है वो कर्मचारी जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और जाकर के जो है कुछ भी कराते हैं। जहां पैसा मिल गया वहां ठीक है, और जहां पैसा नहीं मिला वहां जाके तोड़ दिया। और कोई शिकायत कर रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। हमारा अपना कि ऐसे जो एमसीडी के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों की समस्याएं हैं हम क्षेत्र में जाकर के उनको सुनेंगे, उनका निदान मैक्सिमम 7 दिन में हमारा ये जो है एक वायदा कहना चाहिए वो है, या संकल्प है कि हम 7 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हो ये रहा है कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो किस समस्या से ऑफिस में जाते हैं वो सुनते नहीं अधिकारी, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसे कोई देखने भालने वाला नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे कि लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनका समाधान जो है एक निर्धारित समय सीमा में जो है वो किया जाए, और उसको अभियान चला करके हम काम करेंगे। रहा करप्शन का, देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, परंतु उन्होंने कहीं एक दूसरे के अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब कूड़े का पहाड़ की बात कर रहे हैं जी आम आदमी पार्टी, क्यों जी? ये कूड़े का पहाड़ आपको अब समझ में आया? आज तक आपको वहां तक पहुंचने में, जो दिल्ली में पहाड़ बना हुआ है वहां पहुंचने में इतने साल लग गए कि तब आपको कूड़े का पहाड़ याद आया, और तब आप जनसंवाद कर रहे हो। अरे भी कूड़े का पहाड़ देखना था तो पहले भी जा सकते थे, देख सकते थे, परंतु नहीं पहुंच पाए। वो उनकी प्रायोरिटी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मुद्दा जरूर बनाया है, बनना भी चाहिए, परंतु वो उसका कुछ नहीं करेंगे। जैसे यमुना नदी के बारे में वो हर साल अपनी समय सीमा बढ़ाते रहते हैं कि अगले साल तक हम यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। उसके बाद फिर बाद में कहते हैं कि जब अगले चुनाव तक जो है आप हमें 5 साल दीजिए, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रदूषण जो है यमुना नदी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वही तरीका उनका ये है, उन्होंने एक तरीका निकाला है कि भाई अरे जिनको कूड़े के पहाड़ तक पहुंचने में इतने साल लग गए वो क्या कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे। ठीक है जी, हम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आए हैं। ठीक है जी, और इसलिए हम उसी स्तर पर और उस लेवल पर काम करना चाहते हैं जहां हम लोगों के हित में काम कर सकें, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें, आम आदमी को उसके जीवन को थोड़ा सा इजी बना सकें, आसान बना सकें। ये एफर्ट राष्ट्रवाद पार्टी का होगा और राष्ट्रवाद पार्टी इस उद्देश्य के लिए काम कर रही है। राष्ट्र निर्माण पार्टी दिल्ली में तो चलिए आम आदमी के लिए काम करेगी, और ऐसे कौन से
मैं कहूँगा स्टेट हैं जहाँ राष्ट्र निर्माण पार्टी लोगों के लिए काम करना चाहती है? देखिए, अभी हम गुजरात में भी कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। वो फाइनल रिजल्ट जो है वो बाद में पता लगे कि उनका क्लियर होता है नहीं होता, पर हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और भी कैंडिडेट्स खड़े करने की कोशिश की जा रही है। इसी ढंग से खतौली विधानसभा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी के अंतर्गत और गुजरात में कुछ सीटों पर और इसी ढंग से जो यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर भी हम जो है काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग मैदान में आए हैं। राष्ट्र निर्माण पार्टी का जो आपने बताया स्लोगन है, क्या जनता अभी जैसे आप जाते हैं, आप भ्रमण पे निकलते हैं अपने क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है लोग बाग कितना बढ़ चढ़ के आपकी बात को सुनते हैं, आपको समझते हैं, राष्ट्र निर्माण पार्टी की जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, जब हम अपनी बात कहते हैं लोगों को बात अच्छी लगती है, क्योंकि हम कोई इस ढंग के वायदे नहीं करते जो झूठे वायदे हैं, और हम लोगों के सामने सही निष्पक्ष, उससे हमें वोट मिल रहा है नहीं मिल रहा उसकी हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। जैसे फ्री की राजनीति कर रखी है, हम फ्री की राजनीति के बजाय लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई देखो, हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आप क्या चाहते हो कि आप जिंदगी भर आप और आपके बच्चे भिखमंगे बने रहें और सरकार की दया पर जो है वो जीते रहें, या आप ये चाहते हो कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, आपको रोजगार मिल सके, आप कमा सको, और फिर जब आप अपने पैरों पर खड़े हो तो बिजली का भी जो खर्चा है, जो टैक्स होता है, आप दीजिए। तो ये तरीका अच्छा है या ये ढंग का तरीका अच्छा है? ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। यदि बेसहारा महिलाएं हैं, बेसहारा वृद्ध हैं, बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना शासन की जिम्मेदारी है। परंतु ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सबको के साथ ये जो है हम फ्री में ये देंगे वो देंगे। ये तो देश को एक प्रकार से आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने का तरीका है और लोगों को भी गुलाम बनाने का या भिखमंगा बनाने का तरीका है। तो जब हम अपनी बात कहते हैं लोगों को निश्चित रूप से अच्छी लगती है, लोग साथ में जुड़ने, हाँ, राजनीतिक रूप से लोग पहले से जुड़े हुए होते हैं, कमिटेड होते हैं इस कारण से, पर जैसे जैसे हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचेगा हम जो है निश्चित रूप से अपनी एक पहचान बनाएंगे, छवि बनाएंगे और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जीतेंगे। देखिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी की आपने बात करी कि आप पहचान बनाएंगे, लेकिन जनता अब ये जानना चाहे कि राष्ट्र निर्माण पार्टी की जो पहचान है वो क्या है, कब ये पार्टी शुरू हुई, किसने ये पार्टी बनाई, इसकी विचारधारा की, जैसे इसके नाम से ही समझ में आता है कि राष्ट्र का निर्माण, दिल्ली का निर्माण, अगर अभी आप दिल्ली एमसीडी चुनाव में हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है राष्ट्र निर्माण पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या इसकी विचारधारा है, क्या इसकी सोच है, जनता को आप ये बता दीजिए। देखिए, इसकी शुरुआत जो क्रांति का शहर माना जाता है मेरठ, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। वो मेरे से पहले हुई थी। मैं इस पार्टी के साथ 3 साल से जुड़ा हूँ और उसके बाद हम लोग अब इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखो, हमारा जो पहला स्लोगन था राष्ट्रहित सर्वोपरि, सशक्त भारत समृद्ध भारत, ये हमारा दूसरा स्लोगन है कि हम भारत का सशक्तिकरण भी करेंगे और सशक्तिकरण केवल आर्मी के रूप में नहीं, लोगों को भी सशक्त बनाएंगे, वो समृद्ध हों, ये बहुत जरूरी है। यदि केवल सरकार पैसे वाली हो, जैसा कि अभी हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसा वहाँ जा रहा है, लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, ये कौन सा तरीका है जी? तो अकेली सरकार मजबूत नहीं होनी चाहिए, लोगों को भी समृद्ध होना चाहिए। सशक्त भारत समृद्ध भारत, और एक जो हमारा पॉलिटिकल विजन है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। आप देखोगे कि सारी पार्टियां या जो भी नेता हैं अपनी उन्नति में लगे रहते हैं। आप देखो, कोई प्रधान, सरपंच, एमएलए, एमपी, थोड़े दिनों बाद देखो आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए हैं
आप देख लो पहले उनकी क्या स्थिति थी और थोड़े दिनों बाद उनका क्या हाल हो गया जी। अब वो पहचान में नहीं आते और ना आंखें झुका करके बात करते हैं, अब वो ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि उनके जो भी कुछ थे ठाट बाट हो चुके हैं, पैसा खूब कमाया, भ्रष्टाचार किया है, और सब एमएलएज का यही हाल है, आप पूरे दिल्ली में देख सकते हो। तो सब लोग अपनी उन्नति या अपनों की उन्नति में लगे हुए हैं। हमारा जो चिंतन है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, जब हमारे सामने जो लोग हैं उनकी जब उन्नति होगी उसमें हम अपनी उन्नति समझेंगे, और इसके अलावा हमारा अपना ईंधन का कोई वो नहीं है कि हम अपना करते रहें और अपन राजनीति को हम ईंधन का प्रोफेशन बनाएं कि हमें पैसा मिलता जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और इस रूप में हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं, और लोगों को ये बात अच्छी लगती है और इसके आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे। राष्ट्र निर्माण पार्टी दिल्ली में दो दबंग पार्टियों के बीच में कहाँ टिकती है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है, दिल्ली की कुर्सी है। राष्ट्र निर्माण पार्टी पैठ बना पाएगी? देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम ये कब कर रहे हैं कि मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएंगे और उन मुद्दों के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। और ये कोई एंड नहीं है एमसीडी चुनाव। एमसीडी चुनाव में यदि हार भी गए तो अगला विधानसभा चुनाव में तैयारी करेंगे, विधानसभा चुनाव में जो है तरीके से हम संघर्ष करेंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है। जो चुनाव होता है वो एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने का एक तरीका है। हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसका उपयोग करते हुए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे, वैसे लोगों से पब्लिक मीटिंग करके या व्यक्तिगत रूप में जहां कॉर्नर मीटिंग होंगी, जैसे भी हमारे रिसोर्सेज हमें परमिट करते हैं, जिस ढंग से भी हम कर सकते हैं उस ढंग से करते हुए हम करेंगे। और एमसीडी चुनाव अपने आप में कोई इस ढंग का वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है। यदि नहीं भी है तो हम आगे फिर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल जी, जनता, आपसे एक सवाल जनता के लिए, संदेश के लिए मैं कहूंगा कि आप कैमरे की तरफ देख के बताएं कि जनता राष्ट्र निर्माण पार्टी को क्यों वोट दे, और आप अपना कुछ जो अपना परिचय दे सकते हैं वो जनता तक आप जरूर पहुंचाएं। साथियों, दिल्ली को आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर के नरक बना दिया है। आज स्थिति ऐसी है कि हवा प्रदूषित है, पानी गंदा है, नालियां में आप देख सकते हो क्या हालत है, उनकी सफाई नहीं होती, नालों से जिस ढंग की बदबू आती है वो सभी जानते हैं, कूड़े करकट का ढेर जो चारों तरफ दिल्ली में आपको दिखाई देता होगा, ऐसा लगता है कि दिल्ली नरक की राजधानी बन गई है। इसको यदि साफ सुथरा बनाना है तो राष्ट्रवाद पार्टी को चुनिए, राष्ट्रवाद पार्टी द्वारा समर्थित या राष्ट्रवाद पार्टी के जो उम्मीदवार उनको चुनिए, और उनके माध्यम से हम विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली को एक साफ सुथरी राजधानी के रूप में, स्वच्छ राजनीति के राजधानी के रूप में, स्वस्थ राजधानी के रूप में हम इस दिल्ली को बनाएंगे, और इसके लिए हमें वोट दें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी ओर से परिश्रम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके हित के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम निरंतर काम करेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिए राष्ट्रवाद पार्टी को आप वोट दें। दूसरी चीज, जितनी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार के आधार पर आगे आ रही हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं, और
जो पैसा खर्च करती हैं या कैंडिडेट खड़े, पहले तो टिकट के लिए खर्च करती हैं, फिर चुनाव जीतने के लिए खर्च करती हैं, और जिन्होंने इतना खर्च किया है वो आपके लिए क्या करेंगे? फिर वो तो वही करेंगे कि जो अपना पैसा जो खर्च किया है उसको वसूलने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रमान पार्टी के प्रत्याशियों को चुनें, उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों को चुनें, और उसके माध्यम से इस राजधानी को असली राजधानी बनाएं। अभी तक तो इन्होंने नरक की राजधानी बना दिया है। तो दर्शकों, आपने सुना, हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद जी, जो किस तरीके से इन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। ये बात अगर आपको ठीक लगती है तो जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। किस तरीके से, क्या आपके पास दो ही विकल्प हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली का बंटाधार कर रही है, कहीं ना कहीं हमें चेंज या परिवर्तन हम कहें तो ज़रूर चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, दिल्ली में अब परिवर्तन की जो ज़रूरत है वो अब आ चुकी है, तो आप जानते हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी को चुन सकते हैं। तो आप जिस तरीके से एक हमने बताया कि एक आईपीएस ऑफिसर राजनीति में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि दिल्ली को बनाना है तो क्या राष्ट्र निर्माण पार्टी को लाना है? जवाब आप देंगे, जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हॉकफीड न्यूज़ में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।